नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे आर पार का ऐलान। डोकलाम के पास चीनी सेना का भारी जमावड़ा, जिसके बाद भारतीय सेना अलर्ट और अब चीन को लाल आंखें दिखाने का आ गया है वक्त। उसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अरुणाचल में तनाव के बीच चीन को झटका देने की तैयारी में भारत। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। भारत ने चीन को दिया करारा जवाब, अमित शाह के दौरे पर जताई थी आपत्ति। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने फिर पाकिस्तान के कच्चे चिट्ठे खोले, कहा सीमा पार से ड्रोन से भेज जा रहा है अवैध हथियार। और इसी के साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम की धारणा पर सीतारमण का वार, बोली मुस्लिम अगर भारत में खुश नहीं तो पाकिस्तान से ज्यादा आबादी भारत में क्यों होती। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद, और इस प्रकार की रोज की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। डोकलाम के पास चीनी सेना का भारी जमावड़ा, भारतीय सेना अलर्ट। जी हां दोस्तों, डोकलाम के पास चीन लगातार अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने में जुटा हुआ है, जिसको लेकर भारतीय सेना ने चिंता जाहिर की है। भूटान की अमोचू घाटी के पास चीन ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों के लिए बंकर बना लिए हैं। अमोचू रणनीतिक रूप से अहम डोकलाम पठार के पास स्थित है और यहीं से भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की सीधी रेखा में है। ये भारत चीन भूटान डोकलाम ट्राई जंक्शन से बामुश्किल कुछ दूरी पर ही है और यहाँ बीजिंग सड़क के निर्माण को लेकर 2017 में भारत और चीन के बीच तीव्र सैन्य गतिरोध हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर यहां आए और बुधवार तक सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। और आपको बता दें कि मंगलवार को उनके जापान और बांग्लादेश के मंत्री से मिलकर त्रिपुरा से कई कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बाद चीन तिलमिला गया है और भारी जमावड़ा चीनी सैनिकों का दिख रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरुणाचल में तनाव के बीच चीन को झटका देने की तैयारी में भारत। जी हां दोस्तों, जून 2020 में हुई गलवान हिंसा के बाद से ही भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर है और चीन को इससे भी मिर्ची लगी है। चीन ने कहा है कि भारत के गृह मंत्री के अरुणाचल प्रदेश आने से उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। जी हां दोस्तों, अपने देश के अपने ही एक अभिन्न राज्य में हमारे देश के गृह मंत्री गए तो इससे चीन को मिर्ची लग गई और चीन को ऐसा लगता है कि चीन के इलाके में हमारे गृह मंत्री गए हैं। अरुणाचल प्रदेश की करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन अपना दावा करता है और इसे दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है और चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत ड्रैगन को झटका देने की तैयारी में है। दोस्तों, आपको बता दें कि तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत आयात क्षेत्र में चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन से टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की खरीद कम करने पर जोर दे रहा है और इसके बजाय भारत चीन को हमेशा आंख दिखाते ताइवान से आयात कर रहा है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर व्यापार के माध्यम से चीन को चोट दी गई है। चीन से जो टेलीकॉम का और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा जाता था उसको अब भारत कम करके उसके दुश्मन यानी कि ताइवान से भारत इन चीज़ों को खरीद रहा है। वैसे कोशिश तो आत्मनिर्भर भारत बनने की है, मेक इन इंडिया की है, लेकिन चीन से जो सामान मंगाया जा रहा है उसकी जगह ताइवान से मंगाया जाए, क्योंकि चीन और ताइवान दोनों एक दूसरे के साथ टक्कर में हैं। और ऐसे आपको बता दें कि इससे चीन को अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद बड़ा नुकसान मिलने वाला है और इससे चीन की अकल ठिकाने आ सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने फिर पाकिस्तान के कच्चे चिट्ठे खोले, कहा सीमा पार से ड्रोन से भेजे जा रहे अवैध हथियार। जी हां दोस्तों, यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान को कई बार लताड़ लगाई है, लेकिन इस बार पड़ोसी मुल्क के कच्चे चिट्ठे खोलने का काम किया गया है। भारत ने यूएनएससी में पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि भारत में सीमा पार से अवैध हथियारों की आपूर्ति की जा रही है, जो कि काफी गंभीर संकट बनता जा रहा है। वहीं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा कि कुछ देश आतंकवादियों के साथ मिली भगत करते हैं और ड्रोन का इस्तेमाल कर अवैध हथियार सीमा पार कर भेजने की कोशिश करते
करते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है और उन देशों को उनके गलत कामों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। बता दें कि कंबोज रूस की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में हथियारों और सैन्य उपकरणों के निर्यात भू राजनीतिक तनाव को बढ़ाते हुए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पश्चिम की धारणा पर सीतारमण का वार, बोली मुस्लिम अगर भारत में खुश नहीं है तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमानों की आबादी भारत में कैसे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। भारत के खिलाफ नकारात्मक पश्चिमी धारणा पर आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जमकर वार किया। दरअसल दोस्तों, पश्चिम देशों की आदत रही है कि भारत के आंतरिक मुद्दों में घुस के भारत की आलोचना करे और उन मुद्दों में भी आलोचना करे जिसमें कोई तथ्य नहीं है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इसी के खिलाफ आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जमकर इसका जवाब दिया। वाशिंगटन में एक कार्यक्रम में बोलते हुए वित्त मंत्री ने भारत के मुसलमानों की स्थिति के बारे में बात की और कहा कि अल्पसंख्यकों का रोना रोने वाले पाकिस्तान से भी बेहतर भारत में मुस्लिम खुश और सुरक्षित है। पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम में बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में है और ये आबादी तेजी से संख्या में बढ़ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश के राज्यों में बरसेंगे मेघ, आईएमडी ने जारी कर दिया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि पिछले 2-3 दिनों से तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। इस बीच देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना भी बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बारिश के आसार बन रहे हैं और इसके साथ ही केरल, गुजरात, कोंकण, महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी अगले 4-5 दिनों के भीतर तेज हवाओं के साथ हल्की व मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि दिल्ली वासियों को अभी गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार देश में फिलहाल गर्मी का दौर जारी रहेगा। अधिकांश हिस्सों में टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। हालांकि इस दौरान लू चलने की कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जरूर 10 से 13 अप्रैल के बीच तेज हवाएं चल सकती हैं। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की बात करें तो मौसम अभी शुष्क बना रहेगा और गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अभाव के कारण यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि कई जगहों पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की भी आशंका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के सवाल पर अडानी ग्रुप का जवाब, 4 साल का लेखा जोखा, बताया कहां से आया पैसा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से गौतम अडानी को लेकर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है और वो लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं कि आखिर अडानी ग्रुप के पास 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए। और अब इस सवाल के जवाब में अडानी ग्रुप की ओर से 4 साल का ब्यौरा दिया गया है। ग्रुप साल 2019 के बाद से अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने का विवरण साझा किया और इसमें बताया गया कि कैसे कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर ग्रुप को 2.87 अरब डॉलर या करीब 23,567 करोड़ रुपए मिले हैं। पीटीआई के मुताबिक भारतीय अरबपति गौतम अडानी के दोस्तों। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में कोरोना को लेकर हाई अलर्ट, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। जी हां दोस्तों, देश में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने केंद्र और राज्य सरकार की टेंशन बढ़ा दी है और इस क्रम में अलर्ट मोड पर आई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपी सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए राज्य की सभी कोविड लैब को पूरी तरह से एक्टिव रहने के लिए कहा है और इसके साथ ही कोरोना सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के भी निर्देश दिए हैं। योगी सरकार ने कोरोना गाइडलाइन में सभी इंटीग्रेटेड कोरोना सेंटर को तत्काल एक्टिव करने को कहा है। इसके साथ विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच और मॉनिटरिंग को लेकर अलर्ट रहने को कहा गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने बुजुर्गों और बच्चों को भीड़ भरे इलाके में न जाने को कहा। हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों, दफ्तरों और बाजारों समेत दूसरी भीड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है। तो वहीं राज्य सरकार ने कोरोना हॉस्पिटलों में दवाई, टेस्ट और ऑक्सीजन जैसी सुविधाएं चेक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डॉक्टरों के साथ पैरामेडिकल स्टाफ की भी तैनाती की गई है और इसके अलावा बीच बीच में उच्च अधिकारियों को मॉक ड्रिल कर कोरोना इंतजामों को चेक करने के लिए कहा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहली बार कश्मीर में G20 बैठक होगी आयोजित, भारत के फैसले पर बौखलाया पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत
सरकार ने जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक कराने का फैसला किया है, जिस पर पाकिस्तान ने नाराजगी जाहिर की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने श्रीनगर में हो रही बैठक का विरोध करते हुए इसे निराशाजनक बताया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन ताइवान में तनातनी बढ़ी, अब ड्रैगन ने उतारे बम बरसक फाइटर जेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब से ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन संयुक्त राज्य अमेरिका की संक्षिप्त यात्रा करके लौटी हैं, तब से ताइवान और चीन के बीच रिश्तों में कड़वाहट और बढ़ गई है। चीनी सेना ने रविवार को लगातार दूसरे दिन ताइवान को लक्षित कर युद्धाभ्यास किया और द्वीपीय देश ताइवान के प्रमुख लक्ष्यों पर नकली हमले किए। वहीं दोस्तों, रविवार को ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने द्वीप के चारों ओर 11 चीनी युद्धपोतों और 70 विमानों का पता लगाया है। चीनी ताइवान स्ट्रेट के आसपास ताइवान को लक्षित कर 3 दिनों का सैन्य अभ्यास कर रहा है। ताइवानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन ने दूसरे दिन भी उसकी वायु सीमा के करीब 58 फाइटर उतारे और समंदर में 9 युद्धपोत उतारे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुई की नोक जितनी जमीन भी कोई नहीं ले सकता, अरुणाचल में अमित शाह ने चीन को दिया करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबिथु इलाके में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की और इससे सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। साथ ही पलायन रोकने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिहाज से भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम काफी अहम माना जा रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल का किबिथु गांव चीन से सटा हुआ है। अमित शाह की वाइब्रेंट विलेज योजना पर 4800 करोड़ रुपए खर्च होंगे और उनका दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि हाल में चीन ने अरुणाचल के 11 स्थानों के नाम बदल दिए थे। अमित शाह के इस दौरे से चीन बौखला गया है। चीन का कहना है कि भारत के गृह मंत्री के अरुणाचल प्रदेश दौरे से उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। चीन ने अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे की आलोचना भी की है। चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि चीन भारत के गृह मंत्री की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा का दृढ़ता से विरोध कर रहा है और क्षेत्र में उनकी गतिविधियों को बीजिंग के क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। बता दें कि चीन ने हाल ही में कुछ स्थानों का नाम बदल दिया जो कि भारत के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन चीन उन इलाकों पर अपना दावा करता है। भारतीय गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा पर एक सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि जंगनान चीन का क्षेत्र है। भारतीय अधिकारी की जंगनान यात्रा चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के गांव किबिथु पहुंचे, जिससे चीन को लगी जबरदस्त मिर्ची और यहाँ पर अमित शाह ने दे दिया बड़ा बयान। कहा सुई की नोक जितनी जमीन भी कोई नहीं ले सकता और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का भी यहाँ पर उन्होंने शुरुआत कर दी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन की हरकत पर भारत की पैनी नजर, राजनाथ सिंह ने पीएमओ को भेजी सीक्रेट रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, पड़ोसी देश चीन भारत की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगातार नए नए हथकंडे अपना रहा है। ताजा मामला चीन के रडार सिस्टम का है। चीन श्रीलंका के डोंड्रा बे में रडार प्रणाली स्थापित करने पर काम कर रहा है। चीन के इस कदम को लेकर भारत सरकार सतर्क हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय नौसेना की खुफिया जानकारी से जुड़ी 12 पेज की एक सीक्रेट रिपोर्ट भेजी है और इस रिपोर्ट में चीन की जासूसी को लेकर सतर्क किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन भारत की जासूसी करने के लिए डोड्रा बे की 45 एकड़ जगह में रेडार बेस बनाने पर विचार कर रहा है और इसके लिए चीन श्रीलंका सरकार से डोड्रा बे को 99 साल की लीज पर लेने के लिए बातचीत कर रहा है। डोड्रा बे काफी हद तक हम्बनटोटा पोर्ट से मिलता जुलता है। जानकारी मिली है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 अप्रैल को इन पहलुओं पर सुरक्षा पर कैबिनेट समिति को ये जानकारी देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के माध्यम से पीएमओ को भेजी गई 12 पेज की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में भारतीय नौसेना ने भी चीन के इस तरह के कदम के संभावित खतरों पर चर्चा की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूंछ में एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम, सेना ने एक को किया ढेर, 2 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए सेना की डोडा बटालियन ने एक घुसपैठिए को मार गिराया है। इस दौरान 2 अन्य पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से 17 किलो हेरोइन बरामद की गई है। सभी घुसपैठिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मैदान मोहल्ला
छंजल गांव के रहने वाले हैं और मारे गए घुसपैठियों की पहचान शरीफ कोहली तथा गिरफ्तार होने वाले शिनाख्त शकील चौधरी तथा तारिक कोहली के रूप में हुई है। पकड़ा गया घुसपैठिया गंभीर रूप से घायल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अग्निपथ मनमानी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सेना भर्ती के लिए केंद्र की योजना पर लगाई मुहर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सेना में भर्ती की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ 2 अपीलों को सोमवार को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी में कहा कि ये योजना मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हित अन्य विचारों से अधिक महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले रक्षा भर्ती प्रक्रिया में चयनित हो चुके उम्मीदवारों को नियुक्त का अधिकार नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि फरवरी में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्निपथ योजना की वैधता को बरकरार रखा, जिसके खिलाफ शीर्ष अदालत में 2 याचिकाएं दायर की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अग्निपथ योजना राष्ट्रीय हित में तैयार की गई थी और ये सुनिश्चित करने के लिए कि सशस्त्र बल बेहतर तरीके से तैयार हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, बोले जोजिला सुरंग बनने से दोगुना होगा पर्यटन, बढ़ेगा रोजगार। जी हाँ दोस्तों, जोजिला सुरंग परियोजना के तहत श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ने वाली जेड मोड सुरंग का कार्य पूरा हो गया है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, संसदीय समिति व उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका निरीक्षण किया। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि इस सुरंग के बनने से जम्मू कश्मीर में पर्यटन 2 से 3 गुना बढ़ेगा और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 19 टनल का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 2680 करोड़ रुपए की लागत से 6.5 किलोमीटर लंबाई के जेड मोड टनल एवं अप्रोच रोड का निर्माण कार्य प्रगति पथ पर है। ये 2 लेन मार्ग टनल कश्मीर के गंदरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच पहाड़ी ग्लेशियर थिजीवास ग्लेशियर के नीचे बन रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ओबीसी महिलाओं की शादी पर 150 करोड़ खर्च करेगी योगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब महिलाओं की शादी के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है कि निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने पर अनियमितता मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ओबीसी बेटियों की शादी के लिए धन आवंटित कर रही है और अनुदान प्रदान कर रही है। राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग से संबंधित ऐसी किसी भी परिवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है। अब तक राज्य सरकार ने विवाह अनुदान योजना के तहत 3,85,514 हितग्राहियों को 771 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अधिकारियों को हर महीने की 10 तारीख तक सरकार को इस मद में राशि खर्च की जानकारी देनी होगी और साथ ही स्वीकृत राशि का उपयोग किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य कार्य में नहीं किया जाएगा तथा शेष राशि वित्तीय वर्ष के अंत में कोषागार में जमा करानी होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत ने डंके की चोट पर श्रीनगर में तय की G20 की बैठक, बिलबिलाता रह गया चीन और पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, भारत ने G20 कैलेंडर में श्रीनगर में बैठक का शेड्यूल सूचीबद्ध कर दिया है। चीन और पाकिस्तान श्रीनगर में G20 बैठक पर आपत्ति जता रहे थे, लेकिन भारत ने दोनों देशों के नापाक मंसूबों को नाकाम करते हुए तारीखों की घोषणा की। पिछले महीने भी अरुणाचल प्रदेश में हुई G20 बैठक को लेकर चीन ने आपत्ति जताई थी। वहीं पाकिस्तान ने तो श्रीनगर में G20 की बैठक रोकने के लिए सऊदी अरब, तुर्की और चीन जैसे G20 में अपने सहयोगियों से पैरवी की थी। चीन ने पिछले महीने अरुणाचल प्रदेश में G20 की बैठक पर भारतीय राज्य के 11 जगहों के नए नाम मंदारिन भाषा में जारी करके अपनी बौखलाहट दिखाई थी। भारत ने शुक्रवार को अपने G20 कैलेंडर को अपडेट करते हुए पर्यटन पर G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक 22 मई से 24 मई तक श्रीनगर में आयोजित करने का कार्यक्रम जारी किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान में बढ़ी लूटपाट की घटना, 3 महीने में दर्ज किए गए 21,000 से ज्यादा मामले। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान तमाम मुसीबतों से घिरा हुआ है। वहीं आर्थिक तंगी झेल रहे देश के कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम में वृद्धि हुई है। बढ़ती असमानता, गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे से उपजी स्ट्रीट क्राइम में वृद्धि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। पाकिस्तान में कुछ गिरोह ऐसे हैं जो बेखौफ होते जा रहे हैं। देश का सबसे बड़ा शहरी केंद्र, जहां कुछ आंकड़े दावा करते हैं कि स्ट्रीट क्राइम की दर कुछ साल पहले अपने चरम से नीचे आ गई है। वहीं बिजनेस ब्रेक ऑर्डर के अनुसार कराची में सड़क पर होने वाले अपराधों में खतरनाक वृद्धि देखी गई है। अधिक चिंताजनक बात यह है कि विरोध करने पर लुटेरों द्वारा लोगों को गोली मार दी जाती है। वर्ष 2023 के पहले 3 महीनों के दौरान 21,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि रिपोर्ट
न किए गए मामलों की संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ताइवान के आसपास चीन का सैन्य अभ्यास दूसरे दिन भी जारी, देखे गए 58 से ज्यादा चीनी लड़ाकू विमान। जी हां दोस्तों, ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन की अमेरिकी यात्रा के बाद चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने रविवार को ताइवान के आसपास दूसरे दिन भी सैन्य अभ्यास किया। बता दें कि राष्ट्रपति त्साई इंग वेन की अमेरिकी यात्रा पूरा कर लौटने के एक दिन के बाद शनिवार को चीन ने ताइवान के चारों तरफ 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू किया था। चीन के सरकारी टेलीविजन ने बताया कि ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास जारी है। चीनी सरकारी टीवी पर कहा गया कि थिएटर जॉइंट ऑपरेशन कमांड सेंटर की यूनिफाइड कमांड के तहत कई तरह की इकाइयों ने ताइवान द्वीप और आसपास के समुद्री क्षेत्र के प्रमुख लक्ष्यों पर सटीक हमले किए और द्वीप के आसपास आक्रामक मुद्रा बनाए रखी। मालूम हो कि चीन ने लोकतांत्रिक रूप से ताइवान को अपने क्षेत्र के रूप में शासित होने का दावा चीन करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना तालिबान, अफगानिस्तान में आतंकियों के कारण शांति और स्थिरता हुई प्रभावित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है और इसका कारण गैर कानूनी घोषित संगठन तहरीक तालिबान का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ते हुए हमले हैं। इस बीच टोलो न्यूज ने रविवार को बताया कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी के बारे में चिंता व्यक्त की है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि अफगानिस्तान में बढ़ती हुई आतंकी गतिविधियों से पाकिस्तान में अस्थिरता बढ़ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामाबाद में शुक्रवार को पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की 41वीं बैठक हुई, जिसकी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान ये चिंताएं उठाई गई। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के हवाले से इस न्यूज़ ने कहा कि ये नोट किया गया है कि अफगानिस्तान से खतरनाक आतंकियों की वापसी और उन्हें विभिन्न आतंकी संगठनों के समर्थन के कारण शांति और स्थिरता प्रभावित हुई।